हेलो एवरीवन। स्टैटिस्टिकल डाटा की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास डाटा तीन फॉर्मेट्स के अंदर अवेलेबल हो सकता है। और उन तीन फॉर्मेट्स के नाम हमारे पास क्या है? इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज। रिग्रेशन सीरीज के जो पहले दो वीडियोस थे वहां पर जो मैं आपके पास डाटा लेकर आया था वो था इंडिविजुअल सीरीज का डाटा। लेकिन प्रॉब्लम तब हमारे सामने क्रिएट होती है जब हमारे पास डाटा डिस्क्रीट फॉर्म में हो या फिर कॉन्टिन्यूस फॉर्म में हो। रीजन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस फॉर्म के अंदर हमारे पास फ्रीक्वेंसीज भी गिवन होती हैं। और जब हमारे पास फ्रीक्वेंसीज गिवन हो उस केस के अंदर हमें अगर अल्फा और बीटा की कैलकुलेशन करनी है तो वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो आज रिग्रेशन सीरीज के थर्ड वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास ग्रुप फ्रीक्वेंसी डाटा गिवन हो तो आप किस तरीके से अल्फा और बीटा की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हमारे पावर पॉइंट की तरफ और समझते हैं कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी के केस के अंदर कैसे रिग्रेशन की कैलकुलेशन की जाती है। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज के केस के अंदर हमारे पास थोड़ा सा डाटा डिफरेंट हो जाता है। मतलब यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसीज दे रखी होती हैं और कॉन्टिन्यूस सीरीज के केस के अंदर तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यूज होती है वो भी रेंज के अंदर दे रखी होती है। तो जब इस तरह का डाटा मतलब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डाटा आपके पास अवेलेबल हो तो उस केस के अंदर अगर आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालने हैं तो आपको फ्रीक्वेंसी को भी कंसीडर करना होगा। और अगर आप फ्रीक्वेंसी को कंसीडर करेंगे तो आपके फॉर्मूला में भी बदलाव हो जाएंगे। अब वो फॉर्मूला क्या होगा हमें ये समझना है। अगर आपके पास ग्रुप डाटा है मतलब अगर आपके पास डिस्क्रीट सीरीज का डाटा है या कॉन्टिन्यूस सीरीज का डाटा है तो आपका जो बीटा कोफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला है वो थोड़ा सा बदल जाता है। और वो इसलिए बदलता है क्योंकि आपके पास फ्रीक्वेंसीज भी गिवन होती हैं। हालांकि हमारी मेन इक्वेशन वही रहेगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्स ऑन वाई है तो यहाँ पर आप देखोगे एक्स माइनस एक्स बार है और बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार है। और वाई ऑन एक्स के अंदर भी वाई माइनस वाई बार है, बी वाई एक्स और एक्स माइनस एक्स बार है। ये इक्वेशन हम शुरू से यूज करते आ रहे हैं और मैं पिछले दो वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ डिटेल के अंदर। लेकिन जो बदलाव है वो कहाँ है कि बी एक्स वाई और बी वाई एक्स की कैलकुलेशन में जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं वहां बदलाव है। क्या बदलाव है? अब आप देखेंगे डी एक्स डी वाई के साथ फ्रीक्वेंसी को हमने यहाँ पर कंसीडर किया है। और साथ में आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आई एक्स और आई वाई इस सिंबल को भी यूज किया है। ये उस केस में यूज करेंगे जब हम अपने डी एक्स की वैल्यू को छोटा करने का प्लान करें। अगर आप अपने dx की वैल्यू या dy की वैल्यू को छोटा नहीं करना चाहते मतलब किसी कॉमन वैल्यू से डिवाइड नहीं करना चाहते फिर आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप उसको छोटा करते हैं तो आपको इस पार्ट को भी यूज करना होगा। उसका रीजन ये है, मैं आपको लास्ट वीडियो में बता भी रहा था कि जो रिग्रेशन कोफिशिएंट होते हैं हमेशा उस पर इम्पैक्ट पड़ता है चेंज ऑफ स्केल का। मतलब कि अगर आप अपने कोफिशिएंट के अंदर या आपके पास जो भी वैल्यूज गिवन है अगर उसमें से आप किसी भी चीज को डिवाइड कर देते हो या मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका आंसर डिफरेंट आ सकता है। तो अगर आपने अपने dx और dy को छोटा करने के लिए किसी कॉमन वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड किया है तो आपको उसके इम्पैक्ट को फिर नलीफाई करना पड़ेगा और उसको नलीफाई करने के लिए आपको फिर ये एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या समझना है, क्योंकि यहाँ पे y हमारा इंडिपेंडेंट है तो आप देखेंगे नीचे y है। ये इस इक्वेशन के अंदर हमारा x इंडिपेंडेंट है तो आप देखेंगे नीचे x दे रखा है। हमें इसका ध्यान रखना है। इसको कैसे यूज करते हैं इसको मैं अभी एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाने वाला हूँ। तो आइए हम चलते हैं हमारे न्यूमेरिकल एग्जाम्पल की तरफ और डिटेल में समझते हैं कि कैसे आप ग्रुप डाटा के केस के अंदर रिग्रेशन कोफिशिएंट को कैलकुलेट करते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर जो डाटा है वो कंटिन्यूस सीरीज का मैंने लिया हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पे y में 0 to 20, 20 to 40 और 40 to 60 दे रखा है। x में है 10 to 25, 25 to 40 एंड 40 to 55। हमें यहाँ पर जो सेल्स में हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है इसको हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि सपोज x और y हमारे पास हस्बैंड और वाइफ की एज दे रखी है। मान लेते हैं y जो है वो वाइफ की एज है और x जो है हस्बैंड की एज है। मैं हाइपोथेटिकली एज्यूम कर रहा हूँ, हालांकि इसका कोई सिग्निफिकेंस यहाँ पे नहीं है। मैं यहाँ पर ये मान के चलूंगा, इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे लेके चलूंगा कि 10 कपल ऐसे हैं जिनके अंदर हस्बैंड की एज तो 10 to 25 में है और वाइफ की एज 0 to 20 में है। ऐसा ही 5 कपल ऐसे हैं जहाँ पे हस्बैंड की एज तो 10 to 25 में है लेकिन जो वाइफ की एज है वो 20 to 40 में है। ऐसे ही 3 कपल ऐसे हैं जहाँ हस्बैंड की एज 10 to 25 में है और वाइफ की एज 40 to 60 में है। तो कुछ इस तरीके से हम इसको इंटरप्रेट करते हैं। और आप देखेंगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टोटल लिया हुआ है, ये वर्टिकल टोटल है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का हॉरिजॉन्टल टोटल हमने ले रखा है और हमारा जो यहाँ पे n है वो 100 आ गया है। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके होंगे, जब फ्रीक्वेंसीज गिवन हो तो n इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, जो हमने ले लिया है।
क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो पहला काम क्या करेंगे, हम मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। हमने यहाँ पे 10 प्लस 25 किया, डिवाइड बाय 2 किया, 17.5 आ गया। फिर यहाँ पे 25 और 40 का मिड पॉइंट 32.5 और नेक्स्ट का 47। ऐसे वाई में भी देख लेते हैं, 0 to 20, 20 to 40 और 40 to 60 दे रखा है। मिड पॉइंट ले लिए 10, 30 और 50। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस मिड पॉइंट में से किसी एक वैल्यू को एज्यूम मीन ले लेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे ले लिया। यहाँ पर मैंने y वाले केस में मैंने यहाँ पर 30 को एज्यूम मीन लिया है और x वाले केस में मैंने 32.5 को ले लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो एज्यूम मीन है हर मिड पॉइंट में से इस एज्यूम मीन को लेस कर देंगे और हमारे पास यहाँ पे dy और dx की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं 10 में से 30 को लेस करता हूँ तो मेरे पास 20 आएगा, माइनस का 20। मैंने अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए क्या किया है, हर dy की वैल्यू को एक कॉमन वैल्यू से डिवाइड कर दिया। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पर देखेंगे आप 20 से मैंने डिवाइड किया है। तो मैंने हर वैल्यू में देखेंगे आप, मिड पॉइंट है मेरा, मान लो यहाँ पर 10 माइनस 30 क्या बन गया 20, और मैंने कॉमन वैल्यू क्या ले ली 20, उससे डिवाइड कर दिया। तो जब मैंने माइनस 20 को 20 से डिवाइड किया तो -1 आ गया। तो 50 माइनस 30 किया तो 20 आ गया, 20 बाय 20 किया तो 1। फिर मैंने क्या किया, इस फ्रीक्वेंसी को dy से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखोगे माइनस का 1 इंटू में 20 माइनस 20, तो यहाँ पर 54 इंटू 0 0 और 26 इंटू 1 26, टोटल आ गया 6। और फिर मैंने एफ डी वाई को dy से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस के 20 को -1 से किया तो 20, 0 का 0 और 26 को 1 से किया तो 26 आ गया। ऐसे ही आप ऊपर देख लीजिए, 32.5 था, मैंने यहाँ पर हर मिड पॉइंट में से एज्यूम मीन को लेस किया और यहाँ पे जो मैंने कॉमन वैल्यू लिया है वो क्या लिया है, मैंने यहाँ 15 लिया है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 15 से डिवाइड किया, यहाँ पे 32.5 में से जब 17.5 जो है लेस किया तो 15 आ गया, और 15 से लेस करने पे हमारे पास यहाँ पर ये माइनस का 1 आ गया, क्योंकि 17.5 छोटा था। ऐसे यहाँ पर भी इन दोनों का डिफरेंस 15 का होगा, 15 से डिवाइड करने पे 1 आ गया, टोटल आ गया 0। dx को मैंने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया तो 18 इंटू -1 -18, 0 और 30, और एफ डी एक्स को dx से मल्टीप्लाई कर दिया तो एफ डी एक्स स्क्वेयर आ गया, जिसका टोटल 48 हमारे पास निकल कर आ चुका है। ये टास्क तो हमारा आसान था। इस पूरे डाटा के अंदर जो सबसे मुश्किल काम है हमारे लिए वो है ये निकालना, f इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। इसको निकालना बहुत जरूरी है। इसको निकालने के लिए ध्यान से समझना, एक एनिमेशन रन होगा उसको आपने समझना है। देखो यहाँ पे 3 वेरिएबल है, फ्रीक्वेंसी भी है, dx भी है और हमारे पास यहाँ पर dy भी है। तो अब हम क्या करेंगे, dx और dy इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और उसके सामने वाले सेल में जो फ्रीक्वेंसी है उसको भी कंसीडर करेंगे। जैसा यहाँ पर हम देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर ये dy है, ये dx है, और इन दोनों के सामने जो फ्रीक्वेंसी हमें लाई कर रही है वो क्या कर रही है 10। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए माइनस का 1 इंटू में ये वाली फ्रीक्वेंसी को ले लिया तो हमारा यहाँ पर ये 10 दिख गई। ऐसे अब नीचे आ जाते हैं, नीचे आने पे देखेंगे ये तो dy तो सेम रहेगा क्योंकि हम सेम कॉलम में चल रहे हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो हमारा ये, हम हॉरिजॉन्टली अगर ये रो देखेंगे तो बदल गई है, जो कि 0 हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, 0 इंटू में -1 इंटू में 4, तो यहाँ पर 0 ही आएगा, हमने पुट कर दिया। फिर नीचे आते हैं, वर्टिकली तो सेम है लेकिन हॉरिजॉन्टली हमारा रो चेंज हो चुका है, तो हम क्या करेंगे 1 इंटू -1 इंटू 6 क्या आ गया -6। फिर अब आगे चलते हैं, अब देखिए क्या हो गया, हमारा कॉलम चेंज हो गया, कॉलम चेंज हो गया तो dy भी चेंज हो गया, ये 0 हो गया। और अगर आप हॉरिजॉन्टली देखें यहाँ पे -1 है, ये देखिए माइनस का 1, 0 इंटू में 5 0, 0 इंटू में 0 इंटू में 40 0, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे हमारा कॉलम सेम है बट रो चेंज हो रही है। और यहाँ पे देखिए फिर 1 इंटू में 0 इंटू में 9, ये भी आ गया 0। फिर कॉलम चेंज हो गया तो dy चेंज हो गया। और हॉरिजॉन्टली आप देखते हैं यहाँ पे पहले क्या है dx, तो 1 इंटू -1 इंटू 3 -3, then 1 into 0 into 8 0, 1 into 1 into 15 15। इस तरह से हमने इसको ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इनको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टोटल कर लेंगे। तो हॉरिजॉन्टल टोटल करें तो क्या आएगा 10 - 3 7 0 0 0 0, और माइनस का 6 और प्लस का 15 क्या आ गया 9, टोटल आ गया 16। ऐसे ही देखो वर्टिकल देखते हैं, 10 - 6 4, ये आ गया 0, और 15 - 3 क्या आ गया 12, और ये हमारा आ गया 16। तो इस तरह से हमने एफ डी एक्स डी वाई को निकाल लिया। अब हमारे पास सारी वैल्यू आ चुकी हैं, एफ डी एक्स आ गया, एफ डी एक्स स्क्वेयर आ गया, एफ डी एक्स डी वाई आ गया, एफ डी वाई आ गया, एफ डी वाई का स्क्वेयर भी आ चुका है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, बी एक्स वाई का फॉर्मूला पुट करेंगे। हमने यहाँ पुट करना है बी एक्स वाई का फॉर्मूला, और हम वैल्यू को पुट करते हैं। ये देखिए एफ डी एक्स डी वाई क्या था 16, एफ डी एक्स क्या था 12, एफ डी वाई क्या था 6,
एन हमारे पास क्या था 100 जो कि फ्रीक्वेंसी का टोटल था, एफ डी वाई का स्क्वायर 46, एफ डी वाई क्या था हमारे पास 6 का कंप्लीट स्क्वायर, एन हमारे पास 100 हमारे पास आ चुका है यार। आई एक्स और आई वाई क्या है वो कॉमन वैल्यू जिससे हमने डी एक्स और डी वाई को डिवाइड किया था। अब इसके इम्पैक्ट को नलीफाई कर रहे हैं। हमने यहाँ पे डी एक्स के अंदर 15 लिया था और डी वाई में 20 लिया था, हमने इनको यहाँ पुट कर दिया, ये पुट किया और हमारा बी एक्स वाई आ गया 0.25। हमारी इक्वेशन क्या होती है ये वाली, जो कि हमें अल्फा की वैल्यू भी निकालनी है। अब हमें एक्स बार भी चाहिए, वाई बार भी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, एक्स बार और वाई बार भी निकाल लेंगे। एज्यूम मीन हमने ऑलरेडी ले रखा था 32.5 और 30, और एफ डी एक्स और एफ डी वाई हमें गिवन है, हमने इसके बेसिस पे एक्स बार और वाई बार निकाल लिया, एक्चुअल मीन निकाल लिया, पुट किया इनको यहाँ पे, बी एक्स वाई ऑलरेडी गिवन है 0.25, ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर हमें क्या पता लगा, जो मिनिमम हमारा इंटरसेप्ट है वो 26.5 है, और एक्स और वाई में पॉजिटिव रिलेशन है क्योंकि बीटा का जो हमारे पास सिंबल है वो आप देख रहे होंगे साइन प्लस का है, और वो क्या बता रहा है कि अगर वाई में 1 पॉइंट का बदलाव होता है तो एक्स में 0.25 का बदलाव होता है, मतलब 25% रिएक्शन है एक्स का विद चेंज इन वाई। ऐसी अगर हम बात करते हैं बी वाई एक्स की, तो आप देखेंगे फर्क क्या आ गया, हमारा डिनोमिनेटर चेंज हो गया है और डिनोमिनेटर भी चेंज हो गया और ये एक्सप्रेशन भी उल्टा हो गया है। पहले ये आई एक्स बाई आई वाई था, अब ये आई वाई बाई आई एक्स हो गया। सारी वैल्यूज हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, हम इनको पुटअप करेंगे। यहाँ पर हमने यहाँ पे एक्चुअल मीन निकाल लिया, ये देखिए हमने सारी वैल्यू को पुटअप किया। यहाँ पे हमारा बीटा वैल्यू 0.44 आ रहा है और हमारे पास जो इंटरसेप्ट है वो क्या है 16.11, मतलब y की मिनिमम वैल्यू 16.11 तो होगी, लेकिन अगर x में 1 पॉइंट का चेंज होगा तो y में 0.44 का चेंज होगा, मतलब y का रिएक्शन ज्यादा है एज कम्पेयर टू x। तो कुछ इस तरीके से आप ग्रुप डाटा के केस के अंदर बी एक्स वाई और बी वाई एक्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं, और अल्फा जो है उसकी कैलकुलेशन के लिए ये इक्वेशन हमारी सेम ही रहती है। हमें रिग्रेशन कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टीज को समझना भी बहुत जरूरी है। देखिए रिग्रेशन कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टीज हमें क्या कहती है कि अगर हमारे पास दो कोएफिशिएंट है बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें याद रखनी है कि बी एक्स वाई और बी वाई एक्स के केस के अंदर दोनों कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकते। आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए बी एक्स वाई अगर 0.45 है और बी वाई एक्स 1.12 है, मतलब एक वैल्यू 1 से कम है, एक 1 से ज्यादा, तो बिल्कुल ठीक है, हो सकता है। आप यहाँ पे देखेंगे बी एक्स वाई तो 1 से ज्यादा हो गया, लेकिन बी वाई एक्स क्या हो गया 1 से यहाँ पे कम है, तो ये भी ठीक है। तीसरे केस में देखिए बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों का आंसर जो है वो 1 से कम में आ रहा है, तो ये भी ठीक है। लेकिन मान लो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों का आंसर अगर 1 से ज्यादा आ रहा है तो 100% आपका आंसर गलत है, क्योंकि दोनों कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकते। दूसरी चीज, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का साइन हमेशा सेम रहता है, मतलब अगर बी एक्स वाई प्लस में है तो बी वाई एक्स भी प्लस में होगा, अगर बी एक्स वाई माइनस में है तो बी वाई एक्स भी माइनस में होगा। जैसे आप देख रहे हैं, मान लो बी एक्स वाई तो आ गया माइनस का 0.15 और बी वाई एक्स आ गया प्लस का 0.62, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आपका आंसर 100% गलत है। दूसरी चीज, आप बी एक्स वाई और बी वाई एक्स से कोरिलेशन भी निकाल सकते हो। आपके पास जो कोफिशिएंट निकल कर आएंगे, आप उनको मल्टीप्लाई करके उसको स्क्वायर रूट कर दोगे तो उसका आंसर हमेशा कोरिलेशन के बराबर ही आएगा। और यही रीजन है जो मैंने बताया आपको कि दोनों 1 से ज्यादा नहीं हो सकते। ऐसा रीजन ये है कि अगर बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों 1 से ज्यादा होंगे तो अगर आप उनको इस इक्वेशन में पुट करोगे तो कोरिलेशन का आंसर भी 1 से ज्यादा आएगा। लेकिन जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोरिलेशन कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, इसलिए हम कहते हैं कि कोफिशिएंट जो होते हैं वो दोनों कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होते, एक 1 से कम होता है या एक 1 से ज्यादा, या फिर दोनों ही 1 से कम होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का एवरेज निकालते हो तो वो हमेशा या तो कोरिलेशन के बराबर या कोरिलेशन से ज्यादा ही होगा। तो जैसा कि अब आपने समझा कि अगर आपके पास ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डाटा गिवन है तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट वहां पर क्या है, समेशन ऑफ एफ इंटू डी एक्स इंटू डी वाई की कैलकुलेशन। इसकी कैलकुलेशन पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दीज वीडियोस।